ईसोफेगस। अब ये जो ईसोफेगस का इन्फेक्शन है ये मुख्तलिफ एजेंट्स की वजह से हो सकता है, या तो इट मे बी ड्यू टू रिफ्लक्स विच इज़ रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस, या फिर इयोजिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस, या फिर ये जो ईसोफेगस चाइटिस है, ईसोफेगस का इन्फेक्शन, ये मुख्तलिफ डिफरेंट तरह के एजेंट्स की वजह से हो सकता है। अब किन एजेंट्स की वजह से होता है, ये एक इंपॉर्टेंट यूक्यू भी है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में भी काफ़ी मरतबा देखा है इन वेरियस सिनेरियोज। या तो केमिकल एजेंट्स की वजह से होगा, एंड केमिकल एजेंट्स में या तो हमारे पास इट मे बी ड्यू टू अल्कोहल, या फिर स्मोकिंग, या फिर वायरस में जो इंपॉर्टेंट है, वायरस रिजल्टिंग इन ईसोफेजाइटिस, वो होते हैं या तो हर्ब सिम्प्लेक्स की वजह से, हर्ब्स वायरस की वजह से, या साइटोमेगालो वायरस की वजह से, या फंजाई विच रिजल्ट इन ईसोफेजाइटिस। वो दो तरह के होते हैं, या तो इट मे बी ड्यू टू कैंडिडा, या कुछ केसेस में एस्परजिलस भी देखा गया। अच्छा, एक और पॉजिटिव एजेंट है, डेट इज कीमोथेरापी। अच्छा, ये सारे तो कॉजेज हो गए, लेकिन एक और कॉज भी है कि अगर पेशेंट जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसमें ईसोफेजाइटिस का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। अब अगली चीज़ है रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस, जिसको हम गर्ड भी कहते हैं, डेट इज गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अब गर्ड की अगर हम बात करें, उसमें भी मेन जो है यही वाले एजेंट आते हैं कि गर्ड में भी ईडर ड्यू टू अल्कोहल कंजम्पशन, ईडर ड्यू टू स्मोकिंग, या इसकी दूसरी जो कॉजेज़ होती हैं या तो ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है गर्ड, या फिर हॉट बेवरेजेस जो है, हॉट ड्रिंक्स जो है उनकी ज़्यादा कंजम्पशन, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ टी। अच्छा, गर्ड में होता क्या है कि जो स्टमक में कंटेंट मौजूद है वो पीछे की तरफ मूव करे टुवर्ड्स द ईसोफेगस। रिफ्लक्स जो है इस इज सम टर्म रिलेटेड टू के पीछे की तरफ मूव करना, कि स्टमक में जो कंटेंट है वो मूव कर जाए टुवर्ड्स द ईसोफेगस। अब या तो वो इन एजेंट्स की वजह से हो सकता है, या तो स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, स्ट्रेस की वजह से, या हॉट ड्रिंक्स की वजह से हो सकता है, या फिर इसकी एक और कॉज भी ये है कि इट मे बी ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मलिटी ऑफ लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, कि अगर लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर काम ही नहीं कर रहा प्रॉपर्ली तो ऑब्वियसली वो स्टमक से आने वाला कंटेंट जो ईसोफेगस की तरफ मूव कर रहा है उसको रोक नहीं सकेगा। अब स्टमक से आने वाला जो कंटेंट है डेट वुड बी एसिडिक एंड इट वुड एडवर्सली इफेक्ट द वोवल्स ऑफ द ईसोफेगस रिजल्टिंग इन द रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। अब ये जो कंडीशन है ना, बाज़ औक़ात क्योंकि इसमें चेस्ट पेन होता है तो इसको हार्ट डिजीज़ से भी कंफ्यूज किया जा सकता है। अब ईसोफेजाइटिस में होता क्या है कि मुख्तलिफ तरह के सिम्टम्स जो आते हैं कि या तो डिस्फेजिया आएगा विच इज़ डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग, या डायनोफेजिया आएगा विच इज़ पेनफुल स्वेल्विंग, या अगली चीज़ ये कि स्ट्रक्चर अपेयर होगा, अगली चीज़ ये कि हीमेटोमेसिस होगी इन द केस ऑफ ईसोफेजाइटिस, अगली चीज़ ये है कि यूजिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस एज द नेम इंडिकेट्स इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उसमें क्या है कि यूजिनोफिल जो है वो मुख्तलिफ एपिथेलियल सेल्स जो हैं ऑफ ईसोफेगस उसके दरमियान में नज़र आता है। अब यूजिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस जो है ना, मोस्टली उन पेशेंट्स में देखा जा सकता है जो ऑलरेडी किसी एलर्जिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एलर्जिक डर्माटाइटिस या एस्थमा या नेजल पॉलीपोसिस, इस तरह की एलर्जिक डिजीज़ से अगर सफ़र कर रहे हैं तो इट वुड रिजल्ट इन ईओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस। अब गर्ड की एक कॉम्प्लिकेशन मौजूद है हमारे पास, डेट इज़ बैरेट ईसोफेगस। यहाँ पर भी अगर हम अपने थर्ड ईयर वाला नॉलेज रिव्यू करें थोड़ा सा, तो बैरेट ईसोफेगस जो है वो किस वजह से होती है, इट इज़ ड्यू टू मेटाप्लेजिया। और मेटाप्लेजिया क्या है कि एक सेल फॉर्म का दूसरी सेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ईसोफेगस जो है उसकी लाइनिंग है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। मेटाप्लेजिया होगा देन इट वुड रिजल्ट इन reprogramming of stem cells, और reprogramming of stem cells होगी then it would result in the conversion of stratified squamous
lining of esophagus into the simple columnar lining of gastric mucosa. Bad esophagus जो है, it is the complication of the gastric reflux. Gastric reflux हुआ, it would result in a reflux esophagitis. Reflux esophagitis की वजह से क्या होगा कि मेटाप्लेजिया होगा, मेटाप्लेजिया की वजह से रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स हुई. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो esophagus की लाइनिंग है that is stratified squamous epithelium, और stratified squamous epithelium जो है then it would be converted into simple columnar epithelium. अब जो stratified squamous epithelium थी लाइनिंग, पहली बात तो ये इसका ये फ़ायदा था, इट वॉज रेजिस्टेंट टू द फूड एब्रेशन, कि फूड की एब्रेशन की वजह से, फूड की मूवमेंट की वजह से जो एब्रेशन क्रिएट होती है ऑन द वॉल्स ऑफ द इसोफेगस, उसके डैमेजिंग इफेक्ट से ये रेजिस्टेंट थी. दूसरी बात ये है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है उसमें हमारे पास सब म्यूकोजल ग्लैंड थे, और जो सब म्यूकोजल ग्लैंड्स हैं उनका क्या फंक्शन था कि वो म्यूसिन और बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, और म्यूसिन और बाइकार्बोनेट्स जो है इन दोनों का प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है ऑन द वॉल्स ऑफ द इसोफेगस. लेकिन अगर इफ इट वुड बी रिप्लेस्ड बाय द सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम व्हिच इज एक्चुअली द लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, तो HCl की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी, और HCl की प्रोडक्शन जो है वो इट वुड हैव द डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द वॉल्स ऑफ द इसोफेगस. और बैरेट इसोफेगस जो है इट इज़ मोस्टली सीन इन द लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस. अब अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी देखें तो इसकी हिस्टोलॉजी में हमें मिलेगा एक तो रेड वेलवेटी टेक्सचर, और दूसरी जो चीज़ हमें मिलेगी कि वी वुड सी कि पेल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है इट वुड बी अल्टरनेटिंग विद द वाइट या ग्रे कलर्ड कोलमनर एपिथेलियम. Pale stratified squamous epithelium would be alternating with the light brown colored columnar epithelium. अब बात सिंपल सी है कि सबसे पहले क्या हुआ, इसोफेजियल रिफ्लक्स हुआ, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस हुआ, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस के बाद क्या हुआ, मेटाप्लेजिया हुआ, मेटाप्लेजिया के बाद क्या हुआ, रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स, उसकी वजह से रिप्लेसमेंट होगी और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की with the columnar epithelium which is a condition known as Barrett esophagus. अब Barrett esophagus की कंडीशन तक बात पहुंच गई है. अगर काफ़ी लंबे अरसे तक अगर Barrett esophagus जो है उसको अनट्रीटेड फॉर्म में रखा गया then it would result in the condition of dysplasia, and dysplasia means progression towards the neoplasia. किस तरह का neoplasia कि Barrett esophagus को अगर ट्रीट ना किया जाए then it can result in an adenocarcinoma. अब लास्ट पैथोलॉजी है ऑफ ईसोफेगस दैट इज़ ईसोफेजियल कार्सिनोमा. अब ईसोफेजियल कार्सिनोमा जो है इसके कॉजेटिव एजेंट तो वही हैं जो हम पहले देख चुके हैं कि हॉट बेवरेजेस की कंज्यूमशन की वजह से, टोबैको की वजह से, या अल्कोहल की कंज्यूमशन की वजह से. अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे देखने के लिए ये है कि अगर कैंसर मौजूद होगा इन द अपर 1/3 पार्ट ऑफ द ईसोफेगस तो वो स्प्रेड करेगा थ्रू द सर्वाइकल लिम्फ नोड्स. अगर कैंसर मौजूद होगा इन द मिडिल 1/3 पार्ट ऑफ इसोफेगस वो स्प्रेड करेगा या थ्रू ट्रेकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स, या थ्रू मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड्स, या थ्रू पैराब्रोंकियल लिम्फ नोड्स, या फिर अगर कैंसर जो है लोअर 1/3 पार्ट ऑफ इसोफेगस में होगा डैट वुड स्प्रेड थ्रू गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स. अब दो तरह के कैंसर होते हैं ईसोफेगस के, या तो एडिनोकार्सिनोमा विच इज़ द कैंसर ऑफ द म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स ऑफ ईसोफेगस, या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. अब एडिनोकार्सिनोमा की बात करें, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि या तो ये होता है थ्रू द एपिजेनेटिक चेंजेस की वजह से या जेनेटिक चेंजेस की वजह से. एडिनोकार्सिनोमा इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्रोईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़. अब गैस्ट्रोईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में होता क्या है कि सबसे पहले जब एक्सपोजर होगा टूवर्ड्स द गैस्ट्रिक कंटेंट ऑफ द ईसोफेजियल सेल्स तो उनमें रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स होगी जिसकी वजह से मेटाप्लेजिया होगा. लेकिन अगर ये बार बार एक्सपोजर होता जाए दैन इट वुड रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरियस जेनेटिक चेंजेस which would result in the dysplasia of the cells. एक और important चीज़ जो है in the case of adenocarcinoma that is reprogramming, that is mutation in the tumor suppressor gene that is TP53. अब ये दोनों कैंसर जो हैं इनका सिनेरियो बार बार MCQs में आया है, UQs में आया है. किस तरह से
कि एडिनो कार्सिनोमा जो है वो बेसिकली इफेक्ट कर होता है लोअर 1/3 पार्ट ऑफ द ईसोफेगस, और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अफेक्ट करेगा या तो मोस्टली मिडिल 1/3 पार्ट ऑफ द ईसोफेगस को या अपर 1/3 पार्ट ऑफ द ईसोफेगस को। और एडिनो कार्सिनोमा की अगर हम हिस्टोपैथोलॉजी देखें तो उसमें हमें मिलेंगे फ्लैट या फिर रेस्ड प्लैक्स। अच्छा, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहाँ कॉमन होता है, या तो ये अपर 1/3 पार्ट ऑफ ईसोफेगस में होगा या मिडिल 1/3 पार्ट ऑफ ईसोफेगस में होगा। अब जो पॉजिटिव एजेंट्स है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के वही वाले हैं, जैसे स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल कंजम्पशन हो गई, टोबैको हो गई एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जिससे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मुंसलिक होती है, बार बार MCQs में आई, दैट इज़ प्लमर विंसन सिंड्रोम। प्लमर विंसन सिंड्रोम जहाँ पर होगा वहाँ पर मोस्टली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलेगा। और प्लमर विंसन सिंड्रोम में या तो एक होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक। दूसरी जो चीज़ देखने को मिलेगी इन प्लमर विंसन सिंड्रोम, दैट इज़ लैरिंजियल वेब। बात करें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की तो फिर या तो ये ईसोफेगस की वॉल्स में ही रह जाता है कि ईसोफेगस की वॉल में ग्रो करता रहे, ईसोफेगस की वॉल की थिकनिंग करे यहाँ तक कि ईसोफेगस की वॉल्स रिजिड हो जाएं, और फिर ईसोफेगस की वॉल्स के बाद वो इन्वेट करना शुरू हो जाए इन द ल्यूमेन ऑफ द ईसोफेगस, रिजल्टिंग इन द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमेन। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा प्रोबेबली इट कैन इन्वेट द रेस्पिरेटरी ट्री, और वहाँ से फिर वो स्प्रेड हो जाए इन द लंग्स, रिजल्टिंग इन द नमूनिया, या फिर ये इन्वेट कर दे प्लूरा को, या फिर ये इन्वेट कर दे पेरिकार्डियम को। एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रे वाइट plaque. This was all about today's lecture. Hope you understood well. Thanks for watching.